नमस्कार दोस्तों। तो आज टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण हम आज के करंट अफेयर का कुछ ही पार्ट कंप्लीट कर पाए और आगे का पार्ट हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो भी समस्या आई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? आई थिंक हमने पीएम श्री योजना तक हमने कंप्लीट कर लिया था। पीएम श्री योजना का उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है कि देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्टैब्लिश करना। जब इसका पूरा परफॉर्मेंस आ जाएगा, हमारे पास पूरी गाइडलाइन आ जाएंगी, तब हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। अभी ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। केवल आप इसको नाम ध्यान रखो और किसी अगर मेंस में अगर आप लिखते हो तो इसको कोट कर सकते हो। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है। तो आगे चलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो महिला आरक्षण जो विधेयक आप 2018 में लेके आए थे आप लोग संसद सरकार से, वो आप दोबारा लेके आओ और इसको क्या करो, पास करो। और पास करोगे तो आपको क्या होगा, मतलब कि 33% आरक्षण मिलेगा। किसको? महिलाओं को। ठीक है, अब एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट। मतलब आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, या किसी राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में आपने नहीं सुना होगा कि महिलाओं को आरक्षण देने का हम वादा करते हैं और अगर हम सत्ता में आए तो हम 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे, संसद और राज्य विधायिकाओं को। ठीक है, इसका कारण ये है कि अगर महिलाओं को आरक्षण मिल गया तो जो जो हमारे राजनेता हैं उनकी सत्ता छिन सकती है, और रोटेशन होगा तो उनको टिकट ना मिले तो वो सत्ता से दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, तो 2008 में हम लेके आए तो इसको संसद में, लेकिन इसको पास नहीं किया गया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और 2014 में क्या हो गया, ये लैप्स हो गया। क्या हो गया? लैप्स हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये क्यों लाना चाहिए? तो हमने क्या किया, 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण हम 33% पंचायत में दिया। इससे हमने देखा, कई स्टडीज सामने आई कि महिलाओं का क्या हुआ, सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं का नीति निर्माण में भागीदारी बढ़ी। और महिलाओं द्वारा अक्सर संवेदनशील निर्णय लिए जाते हैं, जिससे समाज के लोक कल्याण को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। जो संविधान का मूलभूत सिद्धांत है कि हम सामाजिक न्याय स्थापित करेंगे, उसको बढ़ावा। ठीक है, दूसरा, अगर हम महिलाओं को आरक्षण देंगे संसद और विधायिका में, तो समाज की जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, समाज कहता है कि पितृ सत्तात्मक सोच कहती है कि महिलाएं केवल घर का काम करें, बाहर हम देखेंगे। महिलाएं केवल किसके लिए बनी है? किचन के लिए बनी है और पिंक कॉलर जॉब के लिए बनी है। ठीक है, तो अगर ये महिलाएं अगर राजनेता फील्ड में आएंगी, उनका पॉलिटिक्स में अगर योगदान बढ़ेगा, तो जो देश की 50% आबादी है उसका क्या होगा, सशक्तिकरण होगा। उसके बारे में सोच पाएंगी, उनके बारे में नीति निर्माण कर पाएंगी। तो ये कई और भी पॉजिटिव रिजल्ट हो सकते हैं अगर हम महिलाओं को 50 मतलब कि 50 नहीं, 33% क्या दे दें, आरक्षण दे दें। लेकिन आबादी तो 50% है, तो अगर हम पहले 33% ही देते हैं, उसके बाद क्या देंगे, 50% देंगे। ठीक है, अब इसके कुछ चिंताएं भी हैं। चिंता ये है कि अगर आप महिलाओं को आरक्षण दे दोगे तो किसी विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में कोई वोटर महिलाओं को वोट देने के लिए क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट होगा। ये तो गलत बात है। आप भी तो मतलब कि कहीं पे महिला का आरक्षण नहीं है, तब भी तो आप किसी मतलब महिलाएं कहेंगी
कि हम वोट देने के लिए रिस्ट्रिक्ट क्यों हैं पुरुषों को, महिलाएं क्यों नहीं है हमारे लिए। तो ये आर्गुमेंट थोड़ा सही नहीं है, इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं। दूसरी चिंता ये है कि महिलाओं को अगर आप आरक्षण देंगे, क्या कोई विधायक की पत्नी ही चुनाव लड़ेगी, क्या कोई एमपी की पत्नी ही चुनाव लड़ेगी। इस पे चिंता का विषय है। क्या कोई देश की गरीब नागरिक, गरीब महिला भी चुनाव लड़ सकती है जिसका पॉलिटी में क्या हो, हिस्सेदारी बढ़े। दूसरे कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे चुनाव सुधार में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, पहले उनको दूर कर लो। कैसे राजनीति का अपराधीकरण बढ़ गया है, आप धन और बल के आधार पर सत्ता को हासिल कर लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये समस्या है। चुनाव एक सीट, एक एक व्यक्ति 2 सीट से चुनाव लड़ रहा है, ये भी समस्या है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, पहले हम क्या करें, इनको दूर करें, तब हम इस पे क्या करें, काम करें। ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये कहते हैं कि भारत में अगर राजनीति में महिलाओं का हम पार्टिसिपेशन देखें, तो अगर हम लोकसभा में देखें, जो 19वीं लोकसभा है, उसमें 543 में से 78 महिलाएं हैं केवल सांसद। इसको कितना गंभीर मुद्दा है, ये बात समझो, ठीक है। और अगर राज्यसभा में बात करें तो 11.6% ही महिलाएं कहाँ हैं, राज्यसभा में है। ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। जबकि ये क्या है, 50% हमारी आबादी का है। और विदेश में अगर बात करें, ग्लोबली अगर बात करें, तो 148 रैंक है हमारी 193 देशों में से, जहां पे महिलाओं की भागीदारी में रैंक की बात होती है। तो रैंक हमारी कितनी खराब है। तो अगर हमें लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना है, प्रगतिशील बनाना है, और सामाजिक न्याय स्थापित करना है, और लैंगिक न्याय स्थापित करना है, तो हमको महिलाओं को संसद और विधायिका में प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तभी वो 50% आबादी है जो महिलाओं के बारे में सोच सकेगी, महिलाओं के बारे में निर्णय ले सकेगी, महिलाओं के पॉलिसी निर्माण में भागीदारी हो सकेगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात। ये तो हमारा एक मुद्दा था। अब महत्वपूर्ण बात है कि संविधान में क्या प्रावधान है आरक्षण से संबंधित, तो वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आरक्षण का हम क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन जान लेते हैं। 40% जो आरक्षण है, मतलब कि 40.5% जो आरक्षण है, वो मेरिट के आधार पर है, हमारे की योग्यता के आधार पर डिफाइन होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति भी जा सकता है, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति भी जा सकता है, ओबीसी का भी जा सकता है, और ईडब्ल्यूएस का भी जा सकता है। तो स्वतंत्रता के बाद केवल एससी और एसटी को आरक्षण था, ये बात ध्यान गौर करने योग्य है। फिर मंडल कमीशन के द्वारा ओबीसी को आरक्षण दिया गया। फिर 103वें संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया, जो 10% जोड़ा गया। इसको ध्यान रखना। ठीक। अब इसकी हिस्ट्री हम देख लेते हैं, सॉरी, कि विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले, आप जानते होंगे, सामाजिक कल्याण की दिशा में कार्य करने वाली महिलाओं, मतलब कि महाराष्ट्र से आती हैं। और अधिकांश इनने निम्न जातियों बालिकाओं के बारे में काम किया। इनका महिला सशक्तिकरण, लैंगिक न्याय के बारे में इनने काम किया, और इनके द्वारा सत्य शोधक समाज संस्था की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 1882 में एक आइडिया आया कि कास्ट के आधार पर हम क्या करें, एक आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, ये समझना बात। लेकिन इनको तो केवल आइडिया आया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1909 में फूट डालो शासन करो की नीति के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया। आरक्षण दिया, सोचो क्या दे दिया, पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन का मतलब ये है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़ रहा है, तो इसको मुस्लिम ही वोट दे सकता है। ये कितनी गलत बात है।
समझो इस बात को। और इसके द्वारा क्या हुआ, पाकिस्तान के निर्माण के बीज बो दिए गए इस पृथक निर्वाचन के द्वारा। क्या कर दिया गया, जो पाकिस्तान, हमारे भारत का जो विभाजन हुआ है उसके बीज 1909 के अधिनियम में हमको देखने को मिलते। क्यों? क्यों? अगर एक बार आपने किसी को अधिकार दे दिया तो वो अधिकार आप बाद में उसको छीनोगे तो वो अधिकार आसानी से वो व्यक्ति आपको देगा नहीं। यही कोशिश नेहरू रिपोर्ट 1928 में की गई। उनने एक सिफारिश की कि हम क्या करेंगे, एक पृथक निर्वाचन को खत्म करेंगे। तो मुस्लिम लीग ने कहा ये गलत बात है, हम पृथक निर्वाचन खत्म नहीं करेंगे। समझ गए? तो यहीं से पाकिस्तान की निर्माण की मांग और क्या हो गई, उग्र हो गई। और अंततः हमने 1947 में पाकिस्तान भारत का विभाजन देखा और जो महत्वपूर्ण हिस्सा था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। ठीक है? और आज भी उस दर्द को आज भी हम जी रहे हैं। और फिर अंग्रेजों ने एक चाल और चली कि दलितों को पृथक निर्वाचन देने की बात की 1933 में, जिसको कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुस्लिम को भी देंगे, सिख को भी हम पृथक निर्वाचन देंगे, जो क्रिश्चियन है भारतीय उनको भी देंगे, और जो एंग्लो इंडियन है उनको भी देंगे, और यूरोपियन और दलित को मेन रूप से इसमें देने की बात की कि दलितों को हम क्या देंगे, पृथक निर्वाचन देने की बात करते हैं। ठीक है? लेकिन महात्मा गांधी ने इसका कड़ा खड़ा मतलब महात्मा गांधी ने इसका खूब बुरी तरीके से विरोध किया। जेल में क्या किया, अनशन किया। जेल में क्या किया, व्रत किया। तो अंबेडकर जी ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे चले जाएंगे, इससे बढ़िया है कि हम एक समझौता कर लें। और उस समझौते का नाम था पूना पैक्ट। और इसके द्वारा जो पृथक निर्वाचन था उसको मांग खत्म की गई और कहा गया कि हम एससी और एसटी को क्या देंगे, विधायिका में आरक्षण का प्रावधान करेंगे। क्या करेंगे, आरक्षण का प्रावधान। ठीक है? तो इसीलिए स्वतंत्रता के बाद केवल एससी और एसटी को आरक्षण का प्रावधान था। फिर 1991 में मंडल कमीशन आया, उसने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की और इसके साथ कहा कि आप 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी क्या दो, आरक्षण दो। ठीक है? इससे पहले 1953 में एक आयोग और बना जिसको काका कालेकर आयोग बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखना, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग है काका कालेकर आयोग। ठीक है? अच्छा, एक आयोग अभी हाल ही में बना है जो हम ओबीसी का क्या करेंगे, मतलब कि उप विभाजन करेंगे, मतलब ओबीसी में भी क्या करेंगे, कैटेगरी का निर्माण करेंगे। उस आयोग के अध्यक्ष कौन है आप कमेंट करके बताना। ठीक है? ये बात हो गई। फिर एक केस सुप्रीम कोर्ट गया, उनने, जिसका नाम है इंदिरा साहनी केस 1992 में। उनने कहा कि 10% आरक्षण जो आपने आर्थिक आधार पे आपने दिया है वो गलत है। क्या है, गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि हमारे जो भारत देश है उसमें पिछड़ापन केवल सामाजिक और शैक्षणिक है। इसलिए जो आपने आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया है वो सर्वथा गलत है। इसको हम, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, असंवैधानिक घोषित करते हैं। ठीक है? और इसके साथ ही इस बात में ये कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। आपको अगर आरक्षण देना है तो जो बाकी का 50% है उसमें दे सकते हो। ठीक है? इसको देखते हैं। और इसके साथ ही कहा कि आप क्रीमी लेयर का कंसेप्ट हम लेके आते हैं कि क्रीमी लेयर का मतलब है जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात की जाती है। जैसे 8 लाख से अधिक आपकी आई है तो आप क्रीमी लेयर में आओगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, 8 लाख ही केवल अकेला मानदंड नहीं है, इसके अलावा और भी मानदंड है। उस किसी दिन हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो। ठीक है? फिर 103वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि 103वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया, सॉरी,
समस्या आ रही है? हाँ, व्यवधान के लिए सॉरी कि कोई टेक्निकल आजकल मिस्टेक हो रही है। लैपटॉप हैंग कर रहा है तो इसलिए समस्या है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, कल से आपके लेक्चर प्रॉपर आएंगे। 103वें संविधान संशोधन द्वारा 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया और कहा कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े लोग हैं, उनको 10% नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। और इसके द्वारा जो 15(6) और 16(6) आर्टिकल ऐड किए गए संविधान में। ठीक है, अब आप कमेंट करके ये बताओ कि 15(6) और 16(6) जो आर्टिकल हैं वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरा, अब संवैधानिक कुछ प्रावधान की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जो हमारा संविधान का भाग 16 है वो SC ST के रिजर्वेशन से संबंधित है, सेंटर और स्टेट में। और 15(4) और 16(4) गवर्नमेंट सर्वेंट, वो जो गवर्नमेंट सर्विस है उनमें रिजर्वेशन की बात करता है, SC और ST के लिए। 77वें संविधान संशोधन द्वारा 1995 में सरकार द्वारा संवैधानिक संशोधन लाया गया और कहा गया कि हम प्रमोशन में क्या देंगे, आरक्षण देंगे। फिर इसका एक सब क्लॉज 4(4)A लाया गया 85वें संविधान संशोधन 2001 में। SC ST को हम सीनियरिटी का लाभ देंगे, किसमें, रिजर्वेशन में, ताकि वो प्रमोशन में उच्च पदों पर पहुंच सकें और इन लोगों का प्रतिनिधित्व संस्थाओं में बढ़ सके। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर आर्टिकल जो 330 है वो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात, मतलब कि आरक्षण की बात करता है, और 332 है वो राज्य विधायिकाओं में आरक्षण की बात करता है, SC ST के लिए। फिर 73वें संविधान संशोधन द्वारा 243D जोड़ा गया और SC ST के लिए पंचायत में आरक्षण की बात की गई। फिर 233T द्वारा SC ST के लिए जो नगरीय निकाय संस्थान है, जिसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें आरक्षण की बात की गई। फिर 335 द्वारा ये कहा गया कि आप SC ST को आप आरक्षण दो, कोई बात नहीं, दो, अच्छी बात है, लेकिन आपको जो प्रशासन है उसमें कार्यकुशलता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण संवैधानिक हमारे बिंदु थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है ये भी समझ लेते हैं। आरक्षण के द्वारा कुछ जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनके अन्याय हुआ है, उनको सम्मानपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिला है, और आज भी कुछ जातियां गरिमापूर्ण जीवन जीने से क्या हैं, वंचित हैं। तो इसलिए इस आरक्षण के द्वारा, आरक्षण का मतलब है कि सकारात्मक विभेद करेंगे, हम क्या करेंगे, सकारात्मक विभेद करेंगे, और इसके द्वारा उनको समानता और स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना की जाएगी, ताकि समाज में एक लेवल प्लेइंग फील्ड का निर्माण हो सके। अगर एक व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है और एक व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है, तो इस व्यक्ति के लिए भी अगर यहाँ खड़ा कर दें तो इक्वल प्लेइंग फील्ड निर्माण हो जाएगा। तो अगर ये दोनों व्यक्ति कोई भी कंपटीशन देंगे तो फिर इनके अंतर्गत कोई, दोनों को समान अवसर हमने दे दिए ना, यहाँ पे ला दिया। अब दोनों क्या करें, अपने अनुसार उस कंपटीशन को फाइट करें। ठीक है, दूसरी बात, इसके द्वारा जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं उनका पर्याप्त हम क्या कर पाएंगे, प्रतिनिधित्व कर दे पाएंगे राज्य की सर्विसों में, केंद्र की सर्विसों में, और इनका हम एडवांसमेंट कर पाएंगे और समानता स्थापित कर। तो ये तो हमारे कुछ पॉइंट हो गए इसके संदर्भ में। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगेंस्ट में भी कुछ इसके पॉइंट जाते हैं। अगर आप आरक्षण देते हो तो समाज में विभाजन उत्पन्न होता है, समाज में एक दूसरे के दुश्मन उत्पन्न होते हैं, समाज में कट्टरता उत्पन्न होती है, समाज में सोसाइटी का विकास नहीं होता है, समाज का कई वर्गों में विभाजन हो जाता है।
जैसे आज के समय में आप देख पा रहे होंगे, भीम आर्मी है, करणी सेना है, बजरंग दल है, और भी कई दल हैं, मुस्लिम से संबंधित कई संगठन हैं। तो ये दल क्या करते हैं, हमारे समाज में उसका विभाजनीकरण कर देते हैं और समाज सही रूप से विकास नहीं हो पाता, सद्भावना नहीं रह जाती और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है। अंततः आंतरिक सुरक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, एक हो गई। और अगर आप समाज का विभाजन कर दोगे तो कुछ जो राजनीतिक दल हैं वोट बटोरने के लिए इस विभाजन का लाभ उठाएंगे, क्योंकि उन्हें तो चुनाव जीतना है ना किसी भी कीमत पर। ये बात हो गई। दूसरी बात यह है, मान लो कोई अगर एससी का व्यक्ति है, एक व्यक्ति को अगर आरक्षण का लाभ मिल गया, तो आपने देखा होगा कि एक कुछ ही जातियों तक आरक्षण का लाभ पहुंच पाता है, बाकी जो वंचित वर्ग हैं वो वंचित ही रह गए, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। ठीक। और दूसरी बात है कि अगर आपने आरक्षण का लाभ एक व्यक्ति को दे दिया तो दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं दिया। मतलब कि एक व्यक्ति को आरक्षण लाभ मिल गया और उसको अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा पैसा है, उसके पास करोड़पति है, तब भी वो आरक्षण से बाहर नहीं है, मतलब कि अन आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो इसलिए ये होना चाहिए कि आरक्षण में अन आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, तो इस बात को आप समझना। तो ये हमने सारे पॉइंट समझे। तो इन दोनों में संतुलन स्थापित करके हमको आरक्षण को भी स्थापित करना चाहिए और आगे तक ले जाना चाहिए जब तक हर वर्ग विकास की मुख्य धारा में शामिल ना हो जाए। तो ये हमारा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में फ्लड आया और वहां पे एक महत्वपूर्ण साइट है मोहनजोदारो, ये आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आपने अगर इसका संरक्षण नहीं किया तो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें ये अगर शामिल है तो इससे बाहर हो सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं मोहनजोदारो के बारे में। तो मोहनजोदारो की खोज R D बनर्जी ने की। ये हमारी इंडस नदी के किनारे है, इसको माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। और ये फेमस है जो हमारी प्लांट सिटी है उसके लिए। प्लांट का मतलब है कि इसमें जो सड़कें हैं वो 90 डिग्री पे काटती हैं, जैसे आज के समय में हम चंडीगढ़ में देख पाते हैं। ये तो बहुत पुरानी है, चंडीगढ़ तो आज की सिटी है, तो चंडीगढ़ का मॉडल कहाँ से लिया गया होगा, हड़प्पा से। और यहाँ पे जल निकास की उत्तम व्यवस्था होती है, गंदे पानी की उत्तम व्यवस्था होती है, मतलब पीने योग्य पानी और गंदे युक्त पानी को अलग अलग रखा जाता है। और सड़क के द्वार रोड की तरफ नहीं खुलते हैं ताकि धूल अंदर ना आए। ठीक है, ये सारी बातें हैं। मतलब कि जो नगर निर्माण की जो हमको वर्तमान स्वरूप मिलता है वो सबसे पहले कहाँ देखा हमने, हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा। और इसके अंतर्गत और भी चीजें मिलती हैं, जैसे डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू हो वो मिलता है, पशुपति सील मिलती है, और स्टैच्यू ऑफ बियर्ड जो आज के समय में जो फैशन है वो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, महत्वपूर्ण ये है। अच्छा, एक बात और है कि धौलावीरा हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। जैसे धौलावीरा आप देख पा रहे हैं कहाँ है, ये है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ये लोथल है, ये रजौली है, ये देसलपुर है। ठीक है, ये आलमगीरपुर है, ये पूर्व की सबसे हड़प्पा साइड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ये पश्चिम की है, ऊपर तुम्हारा मांडा है, और भी ये राखी गढ़ी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण साइटें हैं। ठीक, ये आमिरी है, बालकोट बालाकोट है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी साइट हैं, तो आप एक बार इसको पॉज करके देख लेना। आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आ सकती हैं, कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब FAO ने एक ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022 से 2030 तक जारी किया है और कहा है कि हमको अगर ब्लू इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि हम मत्स्य पालन कर रहे हैं, जो समुद्र से संसाधन है उसका उत्खनन कर रहे हैं, और बहुत सारे भी संसाधन हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था निर्माण में योगदान दे रहे हैं। वो कैसी हो, सतत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।
तो इससे अगर आप इसका उपयोग करते हो तो आपके देश में रोजगार बढ़ेगा, आपके देश की आर्थिक ग्रोथ होगी, आपका सामाजिक विकास होगा, आपका पर्यावरण से संबंधित जो भी क्षतियां हुई हैं पूर्व में वो क्या होंगी, रिकवरी होंगी। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, एक चर्चा थी। लेकिन सरकार ने कुछ स्टेप भी लिए हैं जो 2015-16 में बोला है कि हम ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम लेके आए, और 18-19 में फिशनरी एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF लेके आए, और सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसको जो फिश फार्मर हैं उन तक भी क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। एक बात समझना। और सरकार सबसे महत्वपूर्ण योजना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लेके आई, जिसके मत्स्य पालन से जो ब्लू इकोनॉमी से संबंधित जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो इस योजना के तहत किया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम FAO को समझें। तो FAO 1945 में स्टेब्लिश हुआ UN की संस्था है। इसमें जो मेंबर हैं 197 है। इसका हेड क्वार्टर है वो रोम में है, जो इटली में है। इसका मोटो है लेट्स देयर वी ब्रेड, तो इसको ध्यान रखना। और जो हमारी भुखमरी है और जो हमारा कुपोषण है और जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित नीतियों पे काम करती है। ठीक है, और इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें 49 मेंबर होते हैं। ठीक है, इसमें और इसकी एक महत्वपूर्ण कमेटी है, कमेटी ऑन फिशरी। तो इसको ध्यान रखना, ये किससे संबंधित है, FAO से। ये सब्सिडरी बॉडी है FAO की, और इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो FAO के मेंबर हैं, जो संबंधित जो मुद्दे हैं इसमें बैठ के क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, और उसमें समाधान तलाशने के क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। अब दूसरा एक सेक्शन RPA एक्ट 1951 का चर्चा में था। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है कि अगर कोई पार्टी अगर रिलीजन संबंधित जो सिंबल का उपयोग करती है वोट गेन करने में, तो उसकी जो भी मतलब की रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जाए। ठीक है, तो अबाउट 123(3) ये कहता है कि आप धर्म, रेस, कास्ट और कम्युनिटी और लैंग्वेज के आधार पर आप इलेक्टोरल मतलब कि वोट नहीं बटोर सकते। अगर आपने ये किया तो आपकी करप्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत आएगा। तो आपका जो राजनीतिक पार्टी का जो पंजीकरण है वो रद्द कर दिया जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसको 1961 में लाया गया, और अपील इन इलेक्शन कैंपेन में इसको लागू किया गया। ठीक है, तो इतना आप इसको ध्यान रखना, संविधान में नहीं है, कहाँ है, इस एक्ट में। इसको बात को ध्यान रखना। अच्छा, एक ओपेक संगठन है, चर्चा में था, इसलिए था कि इसने बोला है कि हम ऑयल जो प्रोडक्शन है वो अक्टूबर से कम करेंगे, और कम करेंगे जो तो आयात करने वाले देश हैं उनको पेट्रोल डीजल क्या होगा, महंगा होगा। तो ओपेक के बारे में समझ लेते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो वियना में है, 1960 में स्टेब्लिश हुआ था, बगदाद इराक में। और इसको 5 कंट्री ने स्टेब्लिश किया था, जिसमें ईरान थी, इराक था, कुवैत था, और सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला था। ठीक है, करेंटली इसमें कितने मेंबर हैं, 13। इससे पहले 14 हुआ करते थे, लेकिन जो कतर है उसने सऊदी अरेबिया से पंगा ले लिया, तो उसको बाहर करवा दिया। अब कितने हैं, 13। इसके साथ अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, लीबिया और नाइजीरिया, यूएई। ठीक है, अब ओपेक प्लस चर्चा में है। इसका मतलब है जो ओपेक के मेंबर नहीं है लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उनको ओपेक प्लस बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अच्छा, एक सीड्स लाइट हाउस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसको UN क्लाइमेट समिट 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका मतलब ये है कि हम जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट हैं उनको हम रिन्यूएबल एनर्जी देंगे, और 2030 तक 10 गीगावाट एस्टेब्लिश करने का वादा करें। ये बस इतना सा ध्यान रखना है, और ये काम हम अरेना की सहायता से करेंगे, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है,
ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आप कमेंट करके बताना इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब एक शब्द चर्चा में है, पीपल टीचर रेशियो। इसका मतलब है कि छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कितनी है। तो इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। प्राइमरी लेवल पे देखें तो 2010-11 में 43 थे, अब 20-21 में 26.3 है। और अपर प्राइमरी लेवल में देखें तो 2010-11 में 33 थे, अब कितना है 80 18.9 पर, मतलब कि इतने स्टूडेंटों पे क्या है, एक टीचर है, ठीक है। तो इस बात को बस थोड़ा सा ध्यान रखो। अब हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसको एक्सटर्नल डेब्ट मैनेजमेंट यूनिट ने जारी किया, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर के अंतर्गत आता है। इसने कहा कि भारत का जो बाहरी जो कर्ज है उसमें 2% का इजाफा हुआ है। अब कितना हुआ है, 620.7 बिलियन डॉलर। इससे पहले कितना था, 573.7 बिलियन डॉलर, ठीक है। और इस जो इजाफा हुआ है इसमें कॉमर्शियल बोरिंग, एनआरआई डिपॉजिट। कॉमर्शियल बोरिंग का मतलब है कि किसी कंपनी वगैरह ने बाहर से उधार ले लिया अपनी डेवलपमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, मल्टीलेटरल लोन, तो इसका हिस्सा है वो कितना है, 90%। इस इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। और इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट में जो स्थान है वो कितना है, 23 पोजीशन है ग्लोबली, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब हाल ही में क्या हुआ, भारत और बांग्लादेश की मीटिंग हुई। उनने कहा हम कई मामलों में कोऑपरेशन करेंगे। तो इनके मामले में तिस्ता नदी हमेशा चर्चा में रहती है। तो तिस्ता नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, सिक्किम से, और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसको ध्यान रखना, इससे प्रीलिम से क्वेश्चन आ चुका है। तो ये ब्रह्मपुत्र है, ये जो मिलती है फिर इधर आ जाती है। अब कमेंट करके बताना कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, इसको देखेंगे। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है। अब तिस्ता को स्पेशली ध्यान रखना है, बस मन की बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब हाल ही में इटली, हम क्या कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उनको कर रहे हैं। ये एडियाटिक सी है, इससे देखो सबसे पहले तो इटली लगता है, फिर स्लोवेनिया लगता है, क्रोएशिया लगता है, बोस्ना हर्जेगोविना लगता है, और मोंटीनेग्रो लगता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो क्रोएशिया है वो एडियाटिक सी से लगता है, एक हमने पढ़ा था जॉर्जिया, वो लगता है ब्लैक सी से, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, क्रोएशिया और जॉर्जिया में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रोएशिया एडियाटिक सी, जॉर्जिया ब्लैक सी से, अभी आप देख सकते हो, ठीक है, गूगल करना उसको देख लेना, तो कभी आप भूलोगे। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। 2 पार्ट में है, पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सेकंड पार्ट ये है। आई होप पसंद है। थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि।